हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरव सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हॉरर रेडियो पे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी आप देखेंगे एक लोको पायलट की, जो कि घटना मेरी खुद की आप बीती है। और इस घटना को आप देखेंगे मेरे अपने नज़रिए से। जब मुझे लगा कि मैं इस दुनिया का सबसे अकेला इंसान हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर मैं काम करता था, वहाँ पर पटरियाँ तो थीं, लेकिन आगे की कोई मंजिल नहीं थी। कोई एक ऐसा रास्ता था वो, जो सिर्फ़ भयानक और डरावनेपन का एहसास कराता था। और इस डरावनेपन की वजह से मेरे साथ जो घटना घटी, उसने मेरे अंदर तक की आत्मा को हिला कर रख दिया था। तो दोस्तों, तो क्या है मेरी ये डरावनी घटना और आखिर क्या हुआ था मेरे साथ, ये जानने के लिए मेरी वीडियो में आप बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरव है और मैंने इस काम में करीब 7 साल दिए हैं। दोस्तों, पेशे से मैं एक लोको पायलट था और सैकड़ों रातें मैंने केबिन में बिताई थी। वहाँ की काली रात और सुनसान ट्रैक और वहाँ का भयानक माहौल जो मेरे आसपास हमेशा बना रहता था। शायद आप सोचेंगे कि ट्रेन चलाने में डर कैसा होता है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि असली डर खालीपन में नहीं होता है, बल्कि उसमें होता है जो कि खालीपन को भरने के लिए आती है। तो दोस्तों, ये घटना है शाहपुर और दौलताबाद के बीच की, जो कि एक डेड ज़ोन कहलाता है। यहाँ पर कोई टावर नहीं होते थे और ना ही कोई बस्ती। बस यहाँ पर चारों ओर जंगल था और एक बस्ती थी। और ये दोस्तों, क्षेत्र था एकदम वीरान था और काफ़ी डरावनी बस्ती लगती थी। और उस दिन अमावस्या के बाद जब मैं रात के 2 बज रहे थे और मैं मेल एक्सप्रेस खींच रहा था, तो वहाँ पर रात में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और अंधेरा ऐसा था कि मेरे ट्रेन की हेडलाइट भी उस अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। जब मुझे कुछ दूर एक अंधेरे वाला सिग्नल दिखाई गया जो कि लाल था। जब मैंने उस सिग्नल को देखा और ट्रेन में ब्रेक लगाना शुरू किया, लेकिन ट्रेन के इंजन को धीरा करने में कुछ समय तो लगता ही है। मगर यह कोई एक साधारण ट्रेन तो थी नहीं, इसका इंजन बहुत ही पुराना था। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वह भाप वाला इंजन है। पूरी तरीके से वह काला था और ना ही उस पर कोई नंबर थे और ना ही उस पर कोई रोशनी थी। जैसे कि आम इंजन के सामने हेडलाइट लगी होती है, बस देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक धुंधली सी चमक है, जैसे आपके अंदर से एक रोशनी जल रही हो। उसके डिब्बे पर जाले लगे हुए थे और हल्का सा कुछ रोशनी दिखाई पड़ रही थी। मुझे लगा कि यह एक मालगाड़ी होगी जो साइडिंग पर खड़ी होगी, पर यहाँ पर साइडिंग कहाँ है। वो ट्रेन पटरी पर नहीं थी, बल्कि वह ट्रेन ट्रैक के एकदम बगल में ज़मीन से थोड़ी ऊपर हवा में तैरती हुई आ रही थी। उसकी आवाज़ में कोई हॉर्न नहीं, बल्कि एक धीमी और लंबी भयानक चीख थी, जैसे किसी धातु को घिसा जा रहा हो। उस ट्रेन को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखकर मैंने अपने सहायक रमेश को बुलाया और उसको बोला, रमेश, देख तो वो क्या है।" मेरी आवाज़ सुनते ही रमेश नींद से जाग गया और आंखें मलता हुआ बोला, "क्या बात है सर, सिग्नल हरा हो गया क्या?" तभी मैंने देखा कि मेरा सिग्नल जो 1 सेकंड पहले लाल था, अब वो हरा हो चुका था और वो भूतिया ट्रेन अब वहाँ से चली गई थी। जैसे कि वो वहाँ पर थी ही नहीं। और जब वहाँ पे जो कोहरा था, वो भी अब साफ़ हो चुका था। तभी मैंने रमेश से बोला कि तुमने कुछ भी नहीं देखा? मेरी ये बात सुनते ही उसने जमाई ली और बोला कि क्या देखना था सर, बस सिग्नल ही तो था। उसकी बात सुनते ही मैं शांत हो गया और सोचने लगा कि शायद यह एक थकान थी, मगर मेरे भीतर एक भयानक चीख अभी भी गूंज रही थी। उस रात मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था और मैं चुपचाप से बस अपने काम पर लग गया, क्योंकि रेलवे में इन सभी बातों का सिर्फ मजाक ही बनाया जाता है, जिस वजह से मैं उस वक्त चुप्पी साधे चला गया। मगर 1 महीने बाद फिर से अमावस्या की रात आई और वही 2:15 हो रहा था और वही जगह थी। मगर इस बार मैं पहले से तैयार था। मैंने ट्रेन की
हेडलाइट बंद कर दी थी और मेरी ट्रेन अंधेरे में धीरे धीरे सरक रही थी। और फिर वही लाल सिग्नल मुझे रोकने का जैसे कोई आदेश दे रहा हो, तभी वो ट्रेन आई। लेकिन इस बार उस ट्रेन की कोई आहट नहीं थी, बस एक भारीपन था जो कि मेरे केबिन को ठंडा कर रहा था। पर इस बार मैंने उसकी खिड़कियों में झाँकने की हिम्मत की, और जैसे ही मैंने झाँकने की हिम्मत जुटाई, तो मैं ये देखकर डर गया कि उस ट्रेन में दिखाई दे रहे चेहरे, जिनकी आँखें मुझे घूर रही थीं, उनकी आँखें पूरी तरीके से काली थीं, जैसे कोयले की खान हो। उनके हर एक चेहरे पर एक कहानी थी, डर की और एक दर्द की। और मुझे लगा कि वो चिल्ला रहे हैं, पर उनकी मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अब ये सब देखते हुए मैंने रमेश को जगाया नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि अगर उसे ये चेहरे दिखाई नहीं दिए तो वो मुझे पागल समझेगा। इसलिए मैंने अपनी मुट्ठी बांध ली और अपने सही वक्त का इंतज़ार किया। फिर लगभग 2 मिनट तक मेरी ट्रेन वहीं पर खड़ी रही, और अब वो मेरे सामने वो काले भयानक छाए बिना आवाज़ करते हुए वहाँ से चलते रहे। मेरा सिग्नल लाल का लाल ही रहा। फिर कुछ देर बाद वो ट्रेन हवा में तैरती हुई आगे बढ़ने लगी। फिर जैसे ही वो ट्रेन आगे बढ़ी कि तभी उसके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। वो झोंका इतना ठंडा था कि मानो बर्फ़ के क्रिस्टल मेरे मुँह से टकरा गए हों। और फिर उसके बाद सिग्नल एकदम से हरा हो गया, जैसे कि उसने मेरा रास्ता साफ़ कर दिया हो। लेकिन दोस्तों, उसके बाद से ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, और हर अमावस्या की रात आते ही वो लेकिन उस बार मेरी ट्रेन 2:15 पर बार-बार उसी जगह पर रुकती, और सिग्नल लाल हो जाता और भूतिया ट्रेन आगे गुज़र जाती, और जैसे ही वो भूतिया ट्रेन आगे गुज़रती, फिर वापस सिग्नल हरा हो जाता। लेकिन मैं ये महसूस करने लगा था कि ये एक भयानक रूटीन बन गया था, क्योंकि ये एक सिर्फ़ भूत नहीं था, मेरी ड्यूटी का हिस्सा बन गया था। मानो रेलवे ने मुझे ऐसा काम सौंप दिया हो कि मुझे इस भूतिया ट्रेन को पास करवाना हो। इस बारे में मैंने मिश्रा जी से बात की। सर, कभी-कभी ये जो सिग्नल है बेवजह लाल हो जाता है, और उसके बाद ये जो ट्रैक है एकदम खाली मिलता है। मेरी ये बात सुनते ही मिश्रा जी ने मेरी ओर एक बार के लिए देखा, और मैंने ये पाया कि उनकी आँखों में एक थकान थी, और उसी थकान भरी नज़रों से उन्होंने मुझे जवाब देते हुए बोला कि दीपक, कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं कि वो हमारे लिए नहीं होते, किसी और के लिए होते हैं। तो जब मैंने उनके मुँह से ये बात सुनी तो मैं चौंकते हुए बोला, क्या कुछ सिग्नल किसी और के लिए होते हैं? मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। तभी उन्होंने एक गहरी साँस ली, और फिर उन्होंने बताया कि दीपक, एक बार बहुत साल पहले इसी ट्रैक पर एक ड्राइवर ने अपनी ट्रेन नहीं रोकी थी। उसने कहा था कि सिग्नल खराब था, और सीधे वो उस चीज़ से टकरा गया, और जो पटरी पर नहीं थी। ट्रेन का तो कुछ नहीं हुआ, पर ड्राइवर और उसका चेहरा डर से पत्थर का हो गया था। आखिर वो क्या चीज़ थी, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन रेलवे ने एक रिकॉर्ड में इस वस्तु को एक अज्ञात वस्तु के रूप में लिखा है, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में इसे एक शिकारी इंजन कहते हैं। और हम लोग कहते हैं कि जब ये रात में गुजरता है तो इसके साइड में खड़ा होना ही बेहतर है। अब मिश्रा जी की बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और मैं समझ गया था कि कोई मुझे जानबूझकर रोक रहा है। और फिर मैंने अमावस्या की रात एक भयानक फैसला लिया कि अब मैं नहीं रुकूंगा। मैं डरा हुआ तो था, मगर मेरी 7 साल की वफादारी मुझ पर हावी हो गई थी। मैंने सोचा कि आखिर क्यों मैं उस भूतिया ट्रेन के लिए रुकूं। मैंने पहले से ही अपनी ट्रेन की जो गति थी वह बढ़ा दी थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर 2:15 हुए, और इस ट्रैक पर वही लाल सिग्नल, मगर वो इस बार पहले से ज़्यादा गहरा और ज़्यादा भयानक लग रहा था। पर वो जो भूतिया ट्रेन थी वो फिर से आ गई थी, और वो इतने जल्दी आ गई थी कि मुझे ब्रेक लगाने का मौका भी नहीं मिला, और अब वह ट्रेन मेरे सामने खड़ी थी, वो भी हवा में तैरती हुई। लेकिन इस बार मेरे दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनी थी, जिसे सुनते ही मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। और हॉर्न देते हुए मेरी ट्रेन उस मेरी ट्रेन उस भूतिया ट्रेन की ओर बढ़ी, और फिर कुछ देर के बाद मेरी ट्रेन उस ट्रेन के आर पार हो गई। दोस्तों, मुझे लगा कि जैसे मैं एक ठंडे पानी के एक बादल से गुजरा हूँ। मुझे कुछ सेकंड के लिए भी अपनी ट्रेन की गति महसूस ही नहीं हुई, और फिर मेरी हेडलाइट फिर से ट्रैक पर थी,
और सिग्नल फिर से हरा हो चुका था और मैंने देखा कि अब सब कुछ सामान्य है। पर मेरे केबिन में अब एक नई गंध थी। वो गंध ऐसी लग रही थी जैसे कोई जली हुई लकड़ी, बहुत पुराने लोहे की गंध हो, बहुत पुरानी लकड़ी की गंध हो। और जो मेरा सहायक था रमेश, उसकी जो सीट थी अब वह खाली थी। रमेश को उसकी जगह पर ना देखकर मैंने एक जोर की आवाज़ दी, अरे रमेश, कहाँ पर हो तुम? लेकिन रमेश का मुझे कोई जवाब ही नहीं मिला। तभी मैंने घबराते हुए कि कैबिन का दरवाज़ा देखा तो मैंने पाया कि अब वह बंद है। मैंने अपनी ट्रेन तुरंत ही रोक दी और कैबिन का दरवाज़ा खोला तो रमेश वहाँ पर कहीं नहीं था। मैंने ट्रेन का इंजन को और डिब्बों को ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि सब कुछ सामान्य है। फिर जब मैंने देखा कि रेलवे ने इस बारे में पूरी जांच पड़ताल की, लेकिन अभी भी उस ट्रेन का कोई नामो निशान ना मिला। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो हवा में घुल गया हो। लेकिन सबसे दुख वाली बात तो ये थी कि रेलवे विभाग में इस बात को सिर्फ एक दुर्घटना मान लिया था और ये करके कि शायद इंजन का दरवाज़ा खुला रह गया होगा और वो कहीं पर गिर गया होगा। पर दोस्तों, मैं ये जानता हूँ कि मैंने आखिरी बार जो देखा था वो था रमेश का जैकेट जो कि सीट पर पड़ा हुआ था। उस पर कुछ नहीं, सिर्फ एक काली और सूखी राख लगी हुई थी। पर वो फिर उस अमावस्या की काली रात एक बार फिर से आई, जिसे देखकर मुझे डर लग रहा था। लेकिन मुझे ड्यूटी तो करनी ही थी और वही जगह थी और वही समय था, 2:15 और सामने जो सिग्नल था वो फिर से लाल था। फिर इसके बाद वो भूतिया ट्रेन एकदम से प्रकट हुआ, पर इस बार वो मेरे सामने नहीं रुका। वो धीरे धीरे मेरे बगल से गुजर गया। मैं जानता था कि मुझे क्या देखना है। मैंने हिम्मत करके उसकी एक खिड़की में झांक कर देखा, जहां पर मुझे एक चेहरा साफ साफ नजर आया। वो चेहरा रमेश का था, जो मुझे देख रहा था। उसकी आंखें अभी भी खाली थीं, पर उनमें एक भयानक शांति थी। उसने अपना हाथ उठाया और एक उंगली से मुझे अंदर आने का इशारा किया। उसके बगल में एक जगह खाली थी। शायद वो मुझे वहीं पर बैठने का इशारा कर रहा था। फिर मुझे समझ में आया कि जब मैं रुका नहीं तो इंजन ने किसी और को ले लिया और वो अगले महीने मुझे ले जाने के लिए उस खाली सीट को भर रहा था। हर अमावस्या को मैं वहाँ पर रुकता हूँ, सिग्नल लाल हो जाता है और वो ट्रेन आती है, मुझे देखती है और वो वहाँ से चली जाती है। और जब मेरा सिग्नल हरा हो जाता है तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। पर अब मुझे मालूम है कि हर महीने उस भूतिया ट्रेन में एक और चेहरा जुड़ जाता है और एक दिन जब वो ट्रेन मेरे पास से गुजरेगी तो उसके पास मेरे लिए कोई खाली सीट नहीं होगी। उसे देखने से ऐसा लगता है कि वो खाली सीट सिर्फ मेरी ही प्रतीक्षा कर रही हो। पर मैं अब समझ गया हूँ कि मुझे उससे सावधान रहना होगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका दोस्त आरव सिंह।